please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूं जिस शख्स की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में बड़ी जीत मिली और इस समय देश के 2/3 हिस्से पर भगवा ध्वज एक के बाद एक राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में डल रहे हैं और आप बंगाल से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर झारखंड तक हर प्रदेश जा रहे हैं। क्यों? देखिए, ये मेरा अभी जो दौरा चल रहा है वो कुल 110 दिन का दौरा पार्टी ने आयोजित किया है और ये दौरे का मकसद कोई चुनावी सफलता नहीं है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मशती वर्ष है और इस जन्म शताब्दी वर्ष में पार्टी की नींव को गहरी बनाना और पार्टी की स्वीकृति को विस्तृत बनाना जी और हमारी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक मकसद है। इसलिए हर राज्य में मेरा 3 दिन का दौरा है। उसी दौरे के तहत मेरा देश भर में भ्रमण हो रहा है। इसमें हम पार्टी के बूथ को मजबूत करना, पार्टी के मोर्चे, पार्टी के मंडल इकाई, जिला इकाई, बेसिकली संगठन को मजबूत करना, पूरे संगठन को हर तरह से हम इसका स्टॉक टेकिंग भी लेते हैं, रणनीति भी बनाते हैं, रोड मैप भी बनाते हैं। अमित शाह जी, आज जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था और थोड़ा स्टडी कर रहा था और आज जब मैं बीजेपी के कार्यालय आया तो मैंने देखा कि आज आप 3रे माले पे रह रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो ये रांची दफ्तर है, हम आधी रात को ये लगभग इंटरव्यू कर रहे हैं और अमित शाह जगे हुए हैं और अभी अपने पूरे कार्यक्रम करके वापस आए हैं और ये इंटरव्यू हमें दे रहे हैं। और अमित शाह रांची के बीजेपी कार्यालय के सबसे ऊपरी मंजिल में यानी 3रे फ्लोर पर बहुत ही साधारण कमरे में रह रहे हैं। मैं अमित शाह साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप पार्टी दफ्तर में क्यों रह रहे हैं? सबसे पहली बात तो आपके पास ऑप्शन तो बड़ी सारी हैं, आप स्टेट एंड ऐसा नहीं है कि मैं हर बार पार्टी के दफ्तर में रहता हूँ। ये बात अलग है कि 5 स्टार को मैंने अवॉइड करना संगठन के काम के लिए उचित समझा है। कई जगह सरकारी गेस्ट हाउसों में भी मैं रहता हूँ, मगर जहाँ जहाँ पर पार्टी के कार्यालय के आधुनिकीकरण के तहत अच्छे कमरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए बन गए हैं जिसमें एक मिनिमम सुविधा है, तो वहाँ पर मैं पार्टी के दफ्तर में ही रहता हूँ। जयपुर, यूपी, रांची, बहुत सारी जगह पे अब कार्यालय हमारे अच्छे बन गए हैं जहाँ हर प्रकार की सुविधा आपको लगता है कि आपके पार्टी के कुछ और पदाधिकारियों को आपसे थोड़ी सीख लेनी चाहिए? बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं। संगठन के लिए प्रवास करने वाले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता अब पार्टी दफ्तर के जो कमरे हैं इसी का उपयोग करते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही आपके शुरुआती दिनों का सवाल पूछूंगा क्योंकि मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा अध्ययन करा तो मुझे पता लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहला काम टेबल साफ करने का किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह पे हर जो काम किया जाए वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते आगे आई है और ये केवल मैं नहीं हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो पोस्टर लगाए होंगे, पर्दे लगाए होंगे, वॉल पेंटिंग करे होंगे, जुलूस में बहुत छोटी सी जिम्मेदारी को लेकर चले होंगे और आज अपनी क्षमता के आधार पर बहुत ऊपर पहुँचे हैं। क्योंकि ये पार्टी कोई घराने की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में फैसले व्यक्तियों के बारे में, उसकी कैपेसिटी, निष्ठा और परिश्रम करने की क्षमता के आधार पर हो। नहीं, जब आप पार्टी में आए होंगे और आपको कि खुद प्रबुद्ध परिवार से थे तब आपको लगा होगा कि मैं ये क्यों करूं? कभी मन में विचार आया? मुझे नहीं लगता ऐसा विचार मेरे मन में कभी भी आया होगा। अब तो याद भी नहीं हो सकता, ये तो 80 के मध्य दशक की बात है। परंतु पार्टी में शुरुआत से ही एकदम जमीनी स्तर पर काम करते करते मेरी शुरुआत हुई है। एक बूथ के मामूली सा अध्यक्ष आज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं मानता हूं ये चमत्कार भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इस सफर को कैसे देखते हैं आप? ऐसा कोई सोच कर काटा हुआ सफर नहीं है। काम करते गए, समय बदलता गया, जिम्मेदारियां बदलती गई। कुछ तो पार्टी ने भी बहुत लिबरल तरीके से सोचकर मुझे मौके दिए हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मालूम पड़ता है पार्टी की कृपा शायद मुझ पर ज़्यादा ही रही। अमित शाह साहब, क्योंकि आप इस समय हम बात कर रहे हैं आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को भी 3 साल पूरे हो गए, क्या हम माने पिछले 3 साल के अंदर
और बीजेपी की जो जर्नी रही है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से जो जर्नी रही है, उसमें 2/3 मुल्क पर राज करना या वहाँ पर सत्ता प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। चुनावी सफलता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा सफल हो ऐसी स्थिति में आज है। परंतु ये 3 साल का फल नहीं है। 1950 से ढेर सारे नेताओं ने अपना जीवन पार्टी के लिए लगाया है। पार्टी के लिए एक प्रकार की इमेज, देश के लिए सोचने वाली पर ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2013-2014 से जो विजय रथ शुरू हुआ वो अब 2017 यूपी पे जाके खड़ा हुआ है और अब 2019 की तैयारी। देखिए, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मोदी जी ने गुजरात में एक विकास का मॉडल बनाया था, जिस मॉडल को पूरे देश ने स्वीकार किया, सराहा और मोदी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और 3 साल के अंदर मोदी सरकार ने जिस प्रकार से हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त करी है, इसका एक बहुत बड़ा गहरा असर जनमानस पर है, भारत के मतदाताओं पर है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी ये 3 साल में बहुत एक्सपांड किया है। 11 करोड़ सदस्य बन गए। सारे जिलों में करीब करीब कार्यालय बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बूथों की रचना, मंडलों की रचना, जिलों की रचना भी हो रहा है। तो मोदी जी ने एक बड़ा पार्टी के लिए अच्छा वातावरण खड़ा किया है, उसको मत में परिवर्तित करने में संगठन सफल हुआ है। मुझे लगता है दोनों मिलकर करोड़ों कार्यकर्ता के परिश्रम से सफलता मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस हिस्से में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिली है, ऐसे हिस्से में भी विजय प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल ये तीनों राज्यों में आप चुनाव आने दीजिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई देखेंगे। केरल में भी हमारी स्थिति को हमने बहुत इम्प्रूव किया है। जी, मैं चलिए अब जो रिसेंटली चुनाव आ रहे हैं गुजरात के, उन पर आता हूं। और गुजरात में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई और जिस तरह जापानी प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में रोड शो किया, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी इवेंट मैनेजमेंट की गई है चुनावों की दृष्टि से। देखिए, मैं विपक्ष की बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता, मगर मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी विकास के लिए काम कर रहे हैं तो विकास हो रहा है, इसका एनवायरनमेंट भी बनाना बहुत जरूरी है। इससे विकास की गति तेज होती है। कई सारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है कि भारत द्रुत गति से, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहाँ जाना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत के साथ हिस्सेदारी करनी चाहिए। अगर ये वातावरण न बनता दुनिया में, ये ब्रांड इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो न बनती, तो आज मैं मानता हूं कि विकास की इतनी सारी संभावनाएं उपलब्ध न होती। टाइमिंग पर एक सवाल, और इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। टाइमिंग पर एक सवाल हो रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले बुलेट ट्रेन, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपके पास भी 10 साल थे, आप भी इलेक्शन के पहले कर सकते थे। विपक्ष के पास 10 साल थे, इलेक्शन के पहले वो भी कर सकते थे और काफी कुछ करने का प्रयास भी किया, मगर फेल हो गया। आपने गुजरात चुनाव को लेकर एक लक्ष्य दिया कि 150 सीटें से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और खबर यह है कि कांग्रेस भी पूरी मेहनत कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? करनी चाहिए कांग्रेस ने मेहनत। हर बार कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा लेके आ सकती है गुजरात में, हो भी सकता है, हर बार करती है कांग्रेस मेहनत। आपका एक बयान मैंने पढ़ा, आपने बोला कि गुजरात के लोगों को ये बोला आपने कि आप सोशल मीडिया पे जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। क्या कहना चाहते थे? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बोला सोच समझ कर वोट दीजिएगा। गुजरात को हम कहां से कहां पहुंचा है जी। गुजरात के अंदर हर गांव में 6-7 घंटा बिजली पहुंचती थी, आज गुजरात के हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची है। गुजरात में कई बार 365 दिन में से 214 दिन, 240 दिन कर्फ्यू रहे थे। आज गुजरात में कर्फ्यू नाम का शब्द ही नहीं है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है, इंजीनियरिंग की सीटों में मतलब 20 गुना बढ़ोतरी हुई है, मेडिकल सीटों में 15 गुना बढ़ोतरी। बहुत सारी दृष्टि से गुजरात आज बहुत आगे निकल चुका है। मैंने उनको ये समझाने का प्रयास किया था कि भाई इस प्रकार की बातों में आए बगैर आप पहले गुजरात के विकास को समझिए, जानिए, क्योंकि आपके जन्म के पहले गुजरात के अंदर कौमी दंगे होते थे, जाति के दंगे होते थे, कर्फ्यू होता था, रथ यात्रा पर हमले होते थे, पीने का पानी नहीं था,
3-3 दिन में एक बार पीने का पानी आता था, अंधेरा होता था गांव में, फ्लोराइड युक्त गांवों के कारण आधा गुजरात डार्क जोन में पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ों में आज परिवर्तन आ चुका है। 50 साल से ये लोग नर्मदा योजना को पूरा नहीं कर पाए थे, हमने करा है। गुजरात अमित शाह के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा, ये माने? मैं तो हर चुनाव को चुनौती मानता हूँ। ये ज्यादा बड़ी चुनौती होगी? बड़ी छोटी नहीं होती, चुनौती होती है, मगर गुजरात में हम 150 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे, इतना ही। गुजरात पे सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी क्या लेके जाएगी चुनाव के अंदर? डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर ही जाएंगे स्वाभाविक रूप से। गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर और गुजरात का डेवलपमेंट, जी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अमित शाह जी, जब आप प्रवास करते हैं, मैंने पढ़ा, देखा और अखबारों में भी लिखा गया है कि आप किसी गरीब कार्यकर्ता के यहाँ, किसी आदिवासी कार्यकर्ता के यहाँ जरूर जाते हैं। मैं कार्यकर्ता के घर पर जरूर एक भोजन रखने का आग्रह रखता हूँ, चाहे वो दलित हो, गरीब हो, आदिवासी हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, हर जगह पे मैंने भोजन का। यूपी में मैंने यादव कार्यकर्ता के वहाँ भोजन किया था। उस पर काफ़ी राजनीति भी हो गई थी। राजनीति करने वाले करते रहे, मगर मेरा ये नित्य क्रम है। अब राजनीति कम होती है। शुरू में कहते थे फोटो सेशन है, जब उनको मालूम पड़े या जब भी जाते हैं तो हर बार जाते हैं, तो अब धीरे धीरे राजनीति होना बंद हो गई। अगर मैं एक लाइन में पूछूं, इसका मकसद क्या होता है? मकसद मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मेरा जुड़ाव हो, कैडर को पार्टी के नेताओं के साथ कैडर अपने आप को जुड़ा हुआ प्राप्त करे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी आपने इंटरव्यू में बात बोली कि उड़ीसा हो, बंगाल हो या फिर केरल हो, हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर सरकार बनाने की। आजकल आप पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन ये ममता बनर्जी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। अभी अब बंगाल के प्रवास पे भी थे, ऐसा क्यों? अब वो उनका एक नेचर है, एक प्रकार का, वो रिएक्शन देती रहती है। आपको लगता है ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है बंगाल में? देखिए, कई सारे ऐसे कदम हैं जिसको स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है। आप इसको एक्सपोज करेंगे? कर ही रहे हैं, हमारी पार्टी इसके खिलाफ संघर्ष कर रही है वहाँ पर। बंगाल हो या फिर केरल हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जम के टारगेट करा जा रहा है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप इस पर क्या कहेंगे और क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, केरल में भी लड़ रहे हैं, बंगाल में भी लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका जवाब केरल और बंगाल की जनता ने देना है कि वो हिंसा की राजनीति चाहते हैं या रचनात्मक, हकारात्मक राजनीति चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि अमित शाह के आने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है बंगाल के अंदर। चलिए, वो उनका मंतव्य हो सकता है। जी, मैं बढ़ता हूँ आगे और अब बात करता हूँ एक ऐसे मुद्दे की जो कि इस देश के अंदर बहुत बार बार आता है, बार बार उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है। मेरा राष्ट्रवाद बनाम तुम्हारा राष्ट्रवाद, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे और कौन राष्ट्रवाद हो सकता है मुझे जानकारी नहीं, आपको हो तो जरा बता दो। मेरा राष्ट्रवाद स्पष्ट है, इस देश की भलाई के लिए काम करना और इस देश के हितों की चिंता करना। और कोई राष्ट्रवाद हो तो आप बता दो, मैं तो एक ही राष्ट्रवाद को जानता हूँ। बार बार एक तरह की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सिर्फ वही राष्ट्रवादी है, बाकी कोई हमने ऐसा नहीं कहा, हम कहते हैं जो नहीं है वो भी जुड़े। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप अभी पीछे फिक्की भी गए थे, मैं उस पर आपसे जानना चाहता हूँ, फिक्की जब आप अमित शाह गए तो उसके बाद किस तरह का रिएक्शन उनको एंटरप्रेन्योर से, कॉरपोरेट से देखने को मिला? बिजनेस जगत ने क्या बोला आपको? क्या वो खुश हैं जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो अब जीएसटी लागू हुआ है? देखिए, काफी सारी शिकायतें हैं, काफी सारी बातें हुई है, काफी सारी चीजें भी होती है, वो अपना पक्ष रखते हैं। मैं सरकार में उचित जगह पे पहुंचाऊंगा उसको। आपको लगता है कि जो मोटिव था डीमोनेटाइजेशन का वो पूरा कंप्लीट हो गया? मुझे लगता है इसके बहुत फायदे हुए हैं और नुकसान कुछ नहीं हुआ। अमित भाई, इस दौर में हम बात करते हैं, थोड़ी सियासी बात भी करते हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर पॉलिटिक्स चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सब खड़ा होना चाहते हैं। महागठबंधन की तैयारी हुई बिहार के अंदर भी, वो बना भी, लेकिन फिर वो टूट गया। क्या आपको लगता है कि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी को 2014 में जैसी उसने तैयारी करी थी उससे 4 गुनी ज्यादा बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी? वो तो हम कर ही रहे हैं, हर चुनाव की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए।
लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष अगर लामबंद होगा तो अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए अमीश भाई, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं जो और तो मैं नहीं जीता हूँ। मैं अपना काम मेहनत से करता हूँ, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम मेहनत से करते हैं, और सरकार में जो हमारा नेतृत्व है वो भी बहुत परिश्रम कर देश को आगे ले जा रहा है। अब 19 की बात है, 19 में चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अमित शाह जिधर जाते हैं वो राज्य बीजेपी की झोली में आ जाता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं नीतीश कुमार को मानता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं गया ही नहीं बिहार, वैसे ही हमारा गठबंधन दिल्ली में बैठे बैठे हो गया। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ी चोट थी बीजेपी की, नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेना? मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे। मैं मानता हूँ इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये फैसला लिया था, और उन्होंने, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को मौका भी दिया था कि आप छोड़ दो। क्या फैक्टर रहा कि नीतीश कुमार आपके साथ आ गए? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ये जो मामला निकल कर आया लालू जी के परिवार के खिलाफ, उसके बाद वो कैसे रह सकते हैं? लालू यादव कह रहे हैं बीजेपी भारत छोड़ो, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं क्या कहूँगा, वो कह रहे हैं, आप सुनो। पर आप कुछ तो रिएक्शन देंगे उसमें? ना जी। जी, मैं बढ़ता हूँ आगे, और अब मैं बात करता हूँ कश्मीर की। कश्मीर के ऊपर अमित भाई आपको लगता है कि स्थितियाँ जो हैं वो हाथ से तो निकली थी, अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है उससे हाथ में आ रही है? उस वक्त भी नहीं निकली थी, आज भी नहीं निकली है, भविष्य में भी नहीं निकलेगी। ये एक फेज़ होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था बहुत सारे इंटरव्यू में कि बहुत सारे ऐसे फेज़ आए हैं और फिर से व्यवस्था प्रिवेल करी है। और मैं मानता हूं कि ये 3 साल के अंदर जितनी कठोर कार्यवाही हथियारी आतंकवादियों के ग्रुप्स पर हुई है, इतनी 1989 से लेकर आज तक कभी नहीं। क्या आपको लगता है कि बार बार सवाल खड़े होते हैं बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन के ऊपर? कई समीक्षक भी सवाल खड़ा करते हैं कि ये गठबंधन कैसे हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कश्मीर की जनता का फैसला था। जिस प्रकार का मैंडेट था उसमें तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था सरकार बनाने का। अभी ये कश्मीर की जनता का फैसला है। अभी आपको लगता है गठबंधन चलेगा मजबूत? चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ता हूँ आगे, अगला सवाल मैं करता हूँ। पाकिस्तान को लेकर जो बीजेपी की एग्रेसिव नीति है या मोदी सरकार की जो एग्रेसिव नीति है, उसका एक रिजल्ट देखने को भी मिला है वर्ल्ड वाइड। चाइना को लेकर जो एक नीति है उसको देखकर एक रिजल्ट देखने को मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जिस तरह विपक्ष बार बार आप पर, सरकार पर सवाल खड़ा करता है, बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सवाल खड़ा करता है? सवाल खड़ा करता है कि नीति जो है उससे रिजल्ट नहीं आता। अभी तो आपने कहा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो जवाब तो आपने ही दे दिया। नहीं, मैं आपसे देखिए, क्योंकि डोकलाम में हमने रिजल्ट देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सब जगह पे रिजल्ट मिला है भारतीय जनता, लेकिन विपक्ष सेटिस्फाई नहीं हो पाता। उनको सेटिस्फाई करना मेरा काम नहीं है। देश की जनता अच्छा मानती है और दुनिया भर के विश्लेषक भी इसको अच्छा मानते हैं। जी, आखिरी दौर की बात है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि 2019 से पहले आपका जो ये भारत भ्रमण है, जो आप पूरा देश घूम रहे हैं अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये 2019 की नींव रख रहे हैं? नहीं, नींव क्या, हम है ही सत्ता में, नींव क्या रखनी है? 2019 में कैंपेन की नींव की मैं नहीं, बात कैंपेन अभी से नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि इसको 2019 के साथ मत जोड़िए। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए मेरा दौरा है, जो 2019 क्या, अभी सितंबर अंत में समाप्त हो जाएगा। 3 ही राज्य बचेंगे मेरे, 18 पूरा बाकी है, 19 आधा बाकी है। पर 2019 की तैयारी तो उसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि ये तो मेरा रूटीन संगठन को मजबूत करने का दौरा है। क्योंकि इस बार आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप 350 सीटों तक काम करेंगे 2019 के लिए। आप उसको 2019 से जोड़ना चाहते हो, मगर वास्तविकता यह है कि 2019 की तैयारी के लिए मेरा प्रवास नहीं है। पर बीजेपी ने 2019 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आपने 350 सीटों का लक्ष्य रखा है। किसने बताया आपको ऐसा? ये हमारे सूत्रों ने बताया। तो सूत्रों को पूछे भी, बाद में मुझे क्यों पूछे? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की एक्सरसाइज कर रही है, मतलब संगठन को हम विस्तार करने की कार्य योजना बनाए, जिसका कोई चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। ये हमारा
संगठन को बढ़ाना का एक नित्य क्रम होता है। आखिरी सवाल आपसे यही होगा मेरा, क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार इसकी बात होती है और बार बार इस पर सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 3 साल के अंदर काम कर रही है और राज्यों में भी सरकार है, बीजेपी के लिए 2019 उतना आसान नहीं रहने वाला और उसको मेंटेन करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी चुनाव ही कहाँ है? चुनाव तो अभी आने वाला है भाई, तब तक तो गंगा जमुना में बहुत पानी बह जाएगा। आप क्यों बार बार अभी चुनाव कराना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल अभी देश में स्थिर सरकार चल रही है भैया, चलने दो उसको। अभी चुनाव कहाँ है? बिल्कुल अभी चुनाव नहीं है, लेकिन पर 2019 की तैयारी जिस तरह से विपक्ष कर रहा है उस तरह से बीजेपी भी कर रही है। देखिए, हम हमारी संगठन की एक्सरसाइज जो नियमित करते हैं संगठन को बढ़ाने की, वो कर रहे हैं। इसको कोई चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। चलिए, आप झारखंड के दौरे पे आए हैं, क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार मौजूदा स्थिति में जो काम कर रही है वो ठीक काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जीडीपी की दृष्टि से झारखंड आज गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। मैं मानता हूँ झारखंड सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी इसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। प्रशासनिक सुधार किए, नीचे तक विकास को पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों के अंदर क्या आपको लगता है कि जिस एम के साथ झारखंड में सरकार बनी थी, क्योंकि इस राज्य को भी आप ही ने यानी बीजेपी की सरकार में ये राज्य बना था, क्या आपको लगता है उस एम को अचीव कर पाएगी? उससे आगे है हम। आपको लगता है रघुवर दास निश्चित रूप से उससे आगे है। रघुवर दास जो खस्ता हाल काम कर रहे हैं। देखिए, जो खस्ता हाल में झारखंड की सत्ता हमें मिली थी, जिस प्रकार की अस्थिरता इस राज्य के अंदर थी और जिस प्रकार की गठजोड़ों से राज्य चलता था, हमने इस राज्य को स्थिरता देने का काम किया है। एक पारदर्शी और निर्णायक सरकार दी है, एक विकास की तरफ गति लाने वाली सरकार दी। चलिए, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक काम कर रही है? ठीक ही काम कर रही है उत्तर प्रदेश। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम ठीक है? जी जरूर, अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं, अच्छा ही चल रहा है हरियाणा में भी। कोई एक आध घटना को लेकर इस तरह से सरकारों के बारे में असेसमेंट बना लेना बड़ी बात कुछ सवाल खड़े हुए थे मनोहर लाल खट्टर को लेकर। अब मीडिया का काम है भाई सवाल खड़ा करना, आप करिए जरूर। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे मेरा यही होगा, अमित शाह अपने 3 साल का जो उन्होंने बतौर अध्यक्ष आपने काम किया है, उसको जब एनालाइज करते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ कमी रही है कहीं? बहुत सारी रही होगी। और आपको लगता है कि आपके कार्यकाल के अंदर बीजेपी ने जितना ग्रोथ देखा है उतना आगे वाले 3 साल में देख पाएगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ आगे वाले 3 साल में पर आपको एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। मगर हमारा प्रयास जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय बने और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस गति के साथ संगठन को विस्तृत करने में जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पे परफॉर्म करेगी। आने वाले 3 महीने का टारगेट क्या है? से काम नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपने अपना समय दिया और बातचीत करी हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद।